अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और मेरे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नॉवल रमसे इश्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट रीड करना स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बिना। गला मेरा काफ़ी ख़राब है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए नॉवल रीड करूँगी ताकि मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स को मेरे नॉवल का इंतज़ार ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अबीर की हालत देखते ही शहराम ने आगे बढ़कर इसे बाहों में उठा लिया। बाहर की जानिब बढ़ने लगा। ज़रान ने रमज़ान को फ़ोन करके गाड़ी निकालने को कहा। अमीना बेगम की हालत गैर हो गई थी। ज़हलियो और रोज़ीना खानम इन्हें संभाल रही थी। बहारे जल्दी से अपनी चादर लाने के लिए अंदर भागी। वो चादर अच्छी तरह लेते अपने मुंह चादर में छुपाए भाग कर पाई है। अबीर को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला। बहारे भी पिछली सीट पर बैठी। इसका सर अपनी गोद में रख के अपनी चादर से इसका खून रोके जा रही थी। ज़रान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शहराम इसके साथ वाली सीट पर बैठा बार बार अबीर को देख रहा था। वो लोग वहाँ पास ही छोटे से हॉस्पिटल लेके वहाँ इसको टाइम कोई भी डॉक्टर ना था। बहारे तुम अबीर को देखो। शहराम हॉस्पिटल से बाहर आते गाड़ी में बैठते हुए अबीर से बोला। शहराम इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ हो। इसकी हालत बहुत ख़राब है, वहाँ बहुत काबिल डॉक्टर है, बहारे ने रोते हुए कहा। सरा ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। वो अब लम्बीचे काफ़ी रश ड्राइविंग कर रहा था। रात का टाइम था मगर ज़रान बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। वह जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था जो यहाँ से काफ़ी दूर था। शहराम बार बार पीछे मुड़कर अबीर को देखते अपनी मूंछों पर हाथ फेरते खुद पर काबू पा रहा था। अबीर की हालत इसका दिल ले बैठा। लाला गाड़ी तेज़ चलाई, मुझे अबीर की हालत ठीक नहीं लग रही। शहराम की आवाज़ पर ज़रान ने पीछे मुड़कर देखा। अबीर को देखा तो गाड़ी ज़रान के हाथों से अनबैलेंस हुई। गाड़ी को ज़ोरदार झटका लगा। सब बुरी तरह उछले। लाला ये अब क्या कर रहे हैं? अबीर की हालत ठीक नहीं है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम अबीर को कैसे लेके जाएंगे? बहारे रोते हुए चीखी थी। बहारे तुम रोना तो बंद करो। सरान गाड़ी स्टार्ट करते हुए गुस्से से चीखा। अबीर की हालत देखते ही सब अपना कंट्रोल खो रहे थे। मैं कैसे रोना बंद करूं? अबीर मेरी बहनों जैसी है, बचपन में इसके साथ खेला है। इसको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी लाला, बहारे ने रोते हुए कहा। बहारे कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर यकीन रखो। शहराम ने अपनी सुरख भीगी आंखें मसलते हुए से तसल्ली दी, या फिर खुद को दी थी, मगर जो भी था वो अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। शहराम की बात पर इंशाल्लाह सबके लब्बों से बेख्तियार निकला। बहारे अब ऊंची आवाज़ में कुरानी आयात पढ़ने लगी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो अबीर को शहराम बाहों में उठाए हॉस्पिटल के अंदर ले गया। इसे अंदर दाखिल होते स्ट्रेचर पर लटाया गया। बहारे को वहाँ बहुत से डॉक्टर्स जानते थे। सब जल्दी से अबीर की तरफ बढ़े। अबीर को लिए भी ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। बहारे भी बाकी डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई। अबीर को लिए वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ी। सरान और शहराम ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशानी में चक्कर लगा रहे थे। थोड़ी देर के बाद बहारे बाहर आई और रोते हुए सरान की तरफ बढ़ी। शहराम इसे रोता देखकर परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ बहारे? सरान ने परेशानी से पूछा। अबीर ठीक है लाला, अभी इसे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसे कुछ देर तक होश भी आ जाएगा। बहारे अभी तक रो रही थी। ज़रान ने खुदा का शुक्र अदा करते बहारे के सर पर हाथ रखा। फ़ोन कौन से लगाए बाहर चला गया। हवेली से फ़ोन आ रहे थे, इसे बताना था सबको कि अबीर खैरियत सी है। तुम्हारा दिल तो बहुत छोटा है, जब तुम बड़ी डॉक्टर बन जाओगी तो जो ये चीड़ पाड़ खड़ते हैं डॉक्टर, तुम कैसे करोगी? इससे ही रोया करोगी क्या? एक डॉक्टर तो बहुत मजबूत होना चाहिए। ज़रान के जाने के बाद शहराम ने अपनी उंगलियों के पोरों से बहारे के आंसू साफ किए। अबीर मेरी बहन है, इसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा दिल बहुत मजबूत है। बहारे ने इसकी उंगलियां चटकी। तुम्हारा दिल मजबूत नहीं, पत्थर है। शहराम इसकी उंगलियां झटकने पर खफीफ सा मुस्कुराया। बहारे इसकी बात का जवाब दिए बगैर जाने लगी तो शहराम की बात पर रुकी। अगर कभी मैं मरने लगूं, ऐसे मैं खून की तरह लथपथ हूँ, तो क्या मेरे लिए भी तुम ऐसे ही आंसू बहाओगे? बहारे गुल। शहराम की बात पर बहारे ने मुड़ते हुए शहराम को देखा, जिसे सुर्ख होती आंखों से देख रहा था। तुम्हारे लिए बहारे कभी एक आंसू नहीं बहाएगी, एक आंसू भी नहीं बहाएगी, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ जो अपने मरीज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। मैं क्यों तुम्हारे लिए रोने लगी? आबिर से मेरा दिल का रिश्ता है, तुमसे मेरे दिल का कोई रिश्ता नहीं है। शहराम बहारे की बात पर मुस्कुराया। चलो अच्छा है तुम मुझे बचाओगी, मुझे तो लगा कि तुम कहोगी मैं मर जाऊं तो अच्छा है, तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी। शहराम बहारे की आंखों में देखते कर्ब से मुस्कुराया। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि तुम्हें कुछ हो।
کیونکہ تم ایک بھائی ہو، بیٹے بھی ہو۔ حویلی میں سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اتنی خود غرض نہیں کہ تمہیں بد دعائیں دوں۔ میں تو ہر روز ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ میں صبح اٹھوں اور تمہارے نکاح میں نہ رہوں۔ میں بہار شہرام نہیں، بہار گل ہی رہنا چاہتی ہوں۔ بہار صفاقی سے بولی۔ میں بھی ایک ہی روز دعا کرتا ہوں کہ کسی دن تم مجھ سے محبت کی بھیک مانگو۔ شہرام خانزادہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ شہرام اسے دیکھتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ عبیر کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک ہی پرسن کو اندر جانے کی اجازت دی۔ زاران عبیر کے کمرے میں داخل ہوا تو عبیر زاران کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ کیسی ہو عبیر؟ اسے دیکھتا مسکرا کر زاران کے دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر زاران کے دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ مجھے کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ مجھے پتا تھا کہ میرے دونوں بھائیوں نے میرے لیے بہت دعا کی ہوگی جو مجھے موت کے منہ سے کھینچ کر لے آئے گی۔ یہ تو بس چھوٹی سی چوٹ تھی، عبیر نے آہستگی سے کہا تو زاران نے آگے بڑھ کر اسے پٹی بندھے ہوئے ماتھے پر بہت نرمی سے اپنے لب رکھے۔ وہ اس کی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تم کیسے گری عبیر؟ اتنی بے احتیاطی؟ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ تم نے تو ہمیں سب کی جان نکال دی۔ زاران نے لب بھینچے۔ جب میری زندگی کا فیصلہ ہی داجی اور بابا نے کرتے ہوئے بے احتیاطی کی تو یہ سب کچھ تو میرے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ عبیر تلخی سے مسکرائی تھی۔ کیا ہوا عبیر؟ زاران اس کی بات پر چونکا۔ وہ کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں کرتی تھی، اس نے گرنے پر بھی وہ حیران تھا۔ حادثے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، مگر عبیر جتنے برے طریقے سے گری تھی وہ اتنی لاپرواہ لڑکی نہیں تھی۔ اسے پتہ نہ چلتا وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی گرتی، اس سے شاید اتنی چوٹ نہ آتی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ اوپر والی سیڑھی سے ڈرک نیچے آئی ہو۔ اس کی بات پر پریشان تو ہونا بنتا ہے۔ کیا ہوا ہے عبیر؟ مجھے بتاؤ۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی ہر پریشانی مجھے بتاؤ گی، کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ زاران تیز لہجے میں بولا۔ لالا، آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، مگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ عبیر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ عبیر کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ زاران اب پریشان ہوا تھا۔ مجھے دھکا بابر نے دیا تھا، عبیر نے بتایا تو زاران چیئر چھوڑ کر اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زاران نے بے یقینی سے عبیر کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو لالا، وہ آدمی نہیں جانور ہے جس کے ساتھ تم لوگوں نے میرا مقدر جوڑ دیا ہے۔ آپ میرے لالا ہیں مگر آپ کے ساتھ بھی بندھے ہیں ان رسموں سے۔ جس نے مجھ سے میرے خواب چھین لیے، اب آپ لوگوں نے مجھے اسے سونپا تو ایک دن وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ تم سب لوگ ایسے ہی دیکھنا، مگر تب میں جب تم لوگوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عبیر نے تلخی سے کہتے منہ پھیر لیا۔ عبیر میری گڑیا، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ زاران نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کیسے یقین کروں لالا؟ میرا جب میڈیکل میں داخلہ ہونا تھا تب بھی آپ نے یہی کہا تھا، مگر کیا ہوا؟ مجھ سے میرا ہر خواب چھین لیا۔ اب رخصتی نہیں ہوگی تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ رہوں گی تو میں اس کی ہی۔ ویسے بھی مجھ پر اتنا حق جتاتا ہے، کبھی مجھے کمرے میں لے جا کر، کبھی مجھے سے سیڑھیوں سے دھکا دے کر۔ عبیر کی بات پر زاران خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو عبیر؟ اس نے تمہارے ساتھ؟ زاران اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکا، رنگ اشتعال کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا کیونکہ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ مگر کب تک لالا، کب تک؟ عبیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاران خانزادہ بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ رسموں اور اپنوں نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ میرا وعدہ ہے تم سے عبیر، بابر تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا، اسے ہر حال میں تمہاری زندگی سے جانا ہوگا۔ زاران مٹھیاں بھینچے گھر آیا۔ عبیر پھر سے رو دی۔ عبیر تم گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ تمہیں بابر نے دھکا دیا ہے؟ زاران کی بات پر عبیر تلخی سے مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے میں بتاؤں گی؟ سب مجھ پر یقین کریں گے؟ وہ بہت شاطر ہے، اس نے کچھ سوچ رکھا ہوگا، وہ سب کو کچھ نہ کچھ کہہ دے گا۔ میں اسے جان چھڑوانے کے لیے بہانے بنا رہی ہوں اور کچھ نہیں، تو میرے کردار پر وار کر دے گا۔ عبیر آج بہت تلخ ہو رہی تھی، مگر وہ زاران سے ہر بات کر لیتی تھی، اس لیے وہ آج بابر کا سچ نہ چھپا سکی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، اب جو کروں گا میں کروں گا۔ زاران کے اٹل اور مضبوط لہجے پر عبیر نے آنکھیں موندی۔ ارحم خان زادہ آج اپنی تمام میٹنگز ختم کرتے حویلی کے لیے نکلا۔ وہ اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ پر تھا جس پر بلو کوٹ اس نے پہن رکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا کوٹ اتار کر پچھلے سیٹ پر ہینگ کر دیا۔ آج خزشتہ کا ولیمہ تھا، وہ ولیمے پر تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عبیر کا سن کر اس نے اپنا جلد کام ختم کیا۔ شادی پر نہ آنے کی وجہ سے پری گل اس سے بہت ناراض تھی، پریزے کو بہت یاد کر رہا تھا، اس لیے موسم کی خرابی کے باوجود وہ آج حویلی کے لیے نکل آیا۔ وقفے وقفے سے برف باری ہو رہی تھی۔ ابھی نومبر کا سٹارٹ تھا، مگر اس برف باری
जल्द शुरू हो चुकी थी। वो इस वक्त मर्दान के इलाके में था, बर्फ़बारी बहरीन के इलाके से शुरू थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो मंगोरा के मुकाम पर पहुंचा ही था कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब इसने गाड़ी स्पीड हल्की कर दी। अचानक से इसके सामने कोई भागता हुआ आया और इसकी गाड़ी से टकरा गया और हमने जल्दी से ब्रेक लगाई। अगर इसकी गाड़ी फुल स्पीड में होती तो यकीनन वो कोई गाड़ी से टकराया था आज जान से चला जाता। और हम गाड़ी से उतरा। सड़क पर कोई लड़की सिंपल से फ्रॉक ड्रेस में ब्लैक नेट के दुपट्टे में लिपटी अपने पाँव को पकड़े बैठी थी। ये सब ठीक है? अरहम खानजादे ने पंजों के बल बैठते हुए से पूछा। तेज़ बारिश के बायस वो सेकंड में ही भीग गया। यही लड़की का हाल था। वो मुकम्मल भीग चुकी थी, मगर नेट का बारीक दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लपेटे हुआ था। इसने अपने पाँव से नज़र उठाकर हमको देखा। वो एक पल के लिए ठटक गया। इसने आज तक इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। वो लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी। एक पल के लिए अरहम खानज़ादा जैसा बंदा हिल के रह गया। अरहम ने अपनी नज़रें फेरी, लेकिन वो लड़की मुसलसल इस पर नज़रें गाड़े हुई थी। और हमने दोबारा इसे देखा तो इसे महसूस हुआ कि इसके चेहरे पर सिर्फ बारिश के कतरे नहीं बल्कि आंसू थे। मुसलसल रोने की वजह से इसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखें गुलाबी हो रही थी। ये सब ठीक हैं? और हमने दोबारा इस लड़की से पूछा, जो शायद अपने हवास में नहीं थी। शायद इसे बहुत चोट आई थी। वो भी था जो झंझला के रह गया। रात का टाइम था, बाहर शदीद बारिश हो रही थी, सर्दी भी गजब की थी। जहाँ तक कि अरहम खानज़ादा जैसा मजबूत इंसान को सर्दी लगना शुरू हो चुकी थी। मगर हैरत थी, वो लड़की सिंपल से ड्रेस में एक बारीक से नेट के दुपट्टे के साथ थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज़ से बेनियाज हो, जिसमें कोई हलचल ना थी। वो अपनी गहरी आंखों से इसे देखकर सिर्फ आंसू बहा रही थी। अब इसने रोते हुए हिचकी ली तो अरहम खानज़ादा परेशान हो गया। आप ठीक है ना? इसने इस बार लड़की का कंधा हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट आई, इसने बमुश्किल ही कहा। अरहम को इस पर शदीद गुस्सा आया। इसने ये बताने में 10 मिनट लिए थे। वो समझा शायद ये लड़की गूंगी है। कहाँ चोट आई है? अरहम ने खुद पर जब्त करते हुए पूछा। एक तो वो इसकी गाड़ी से टकराई थी, जो कि सरासर गलत इस लड़की ने किया था। वो ही इस पर बरसती बारिश में भागती आ रही थी। दूसरा, वो इंतहा खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। इसके चेहरे से वाज़िया हो रहा था कि काफ़ी कम उम्र लड़की है। बमुश्किल से 18 साल की होगी। वो किसी भी सूरत इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। कोई भी इसे देखकर इसके साथ बुरा करने का सोच सकता था। वो खूबसूरत ना भी होती, रात के अंधेरों में इस लड़की का होना ही काफ़ी था। इसे हैरत हुई कि इस टाइम यहाँ के इलाके में एक औरत का मिलना, इस तरह के हुलिये में होना अजीब और काफ़ी मायूब था। वो टूरिस्ट होती, यहाँ यकीनन ऐसे हुलिये में ना होती। वो जीन्स शर्ट कोट में होती। इसके साथ कोई और होता। अगर वो इस इलाके की बिलोंग करती तो यकीनन वो पूरे पर्दे में होती। कभी यूँ तन्हा रात के टाइम बाहर ना निकलती। वो लड़की को देखकर काफ़ी हैरान था। आप उठ सकती हैं क्या? अरहम ने इसे देखकर कहा, जो अभी भी अपने पाँव पर हाथ रख के आंसू बहा रही थी। आप थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज़, इसने बहते आंसुओं से कहा। अरहम को इसकी बात करने का अंदाज से जाहिर हुआ था कि वो पढ़ी लिखी और किसी सुलझे घराने की है, मगर रात के वक्त यहाँ होने से शक को शबूहत में मुब्तला कर रहा था। ये लड़की इसके लिए मिस्ट्रेस थी। और हमने इसे कलाई से पकड़ा और उठाया। वो कराहती हुई इसके सहारे उठी और हमने इसकी हालत देखते जल्दी से अपनी नजरें चुराई। वो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पर मलबूस थी। बारीक सा नेट का दुपट्टा इसके खूबसूरत खदोखल छुपाने से कासिर था। इसकी शर्ट भीग कर इसके जिस्म के साथ चिपक चुकी थी। वो नेट का दुपट्टा ऐसे ओढ़े हुए थी जैसे सब कुछ छुपा हो, मगर बारीक नेट के दुपट्टे में वो एक चांद की तरह धमक रही थी। इसका शोला जवा बदन क़यामत था। और हम खानज़ादा को अंदाज़ा हो गया था वो लड़की अपने आप पर एक तबाही थी। वो जितनी खूबसूरत थी, इसे खुद को छुपा कर रखना चाहिए था। कुछ नहीं तो ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए थी। इस बारीक दुपट्टे में भला क्या छुप सकता है? और हमको इसके घर वालों पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने इसे यहाँ अकेला भेज दिया। वो इसे टॉर्स कॉलेज गर्ल समझ रहा था, जो शायद अपने दोस्तों के साथ सैर करने आई थी, मगर इसका हुलिया ऐसे नहीं था जैसे वो घर से खुद भागी हो। इसके साथ एक हैंड बैग भी था और हमने इसे फर्स्ट सीट का दरवाज़ा खोल के बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग करते हुए इसने लड़की की तरफ निगाह की, जो सीट से टेक लगाए अभी अभी आंसू बहा रही थी। क्या बहुत चोट लगी है? और हम की आवाज़ पर वो भड़बड़ाई। वो बुरी तरह सहमी थी। अपने दुपट्टे को अच्छी तरह खुद पर लिपटा रही थी। और हमने गाड़ी में हीटर ऑन कर दिया। इसने अपना दुपट्टा क्यों लपेटा था वो समझ गया। और हमने लब भींचे अपना कोट पिछली सीट से उठाकर इसे दिया। वो हैरानगी से इसे देखने लगी। ये लो, इसे पहन लो। और हमने इसके चेहरे पर एक नज़र देखते हुए कहा। इसने वो कोट जल्दी से थाम लिया। इसने वो कोट पकड़ते इसे जल्दी से पहना। और हमने नोट किया था कि वो कोट पहनते ही इसे कुन अखियों से देख रही थी। और हम बज़ाहिर संजीदा अंदाज में
विंडो स्क्रीन पर नजरें जुमाए ड्राइविंग कर रहा था, मगर लड़की की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। कहाँ जाना है आपको? अरहम ने थोड़ी देर के बाद पूछा। वो फिर से बड़बड़ाई। क्या? इसने फिर से वही अल्फाज दोहराए। अरहम खानजादा को गुस्सा आ गया। वो एक मुसीबत की तरह इसके गले पड़ गई थी। वो तो इसकी गाड़ी में ऐसे बैठी थी जैसे इसके साथ ही इसको जाना हो। अगर वो लड़की ना होती तो इतना मसला ना होता, मगर मसला यही था कि वो एक लड़की थी। कहाँ जाना है आपको? अरहम ने इस बार काफ़ी सख्त आवाज़ में कहा। वो इतना कहकर फिर खामोश हो गई। अरहम ने अब की बार गाड़ी एक झटके से रोकी। इसे संजीदा निगाहों से देखने लगा। वो इसे संजीदा देखकर काफ़ी घबरा गई। अरहम ने इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ता देखकर खुद के तासुरात पर काबू पाए। देखे मिस, ये बात यह है कि अगर आप मुझे बताएंगी आपको कहाँ जाना है तो मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा सफ़र तो अभी बहुत लंबा है, अरहम ने नरम लहजे में कहा। कहाँ जाना है आपको? इसने अपनी गहरी खूबसूरत आंखों से देखते हुए इतनी मासूमियत से पूछा कि अरहम फिर से अपनी नज़रें चुरा गया। वो सच में बेइंतहा खूबसूरत थी, इसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुझे कलाम से आगे जाना है, आप अपना बताइए। अरहम फिर से संजीदा हुआ। मुझे कहाँ जाना है? वो खुद से ही मुखातिब हुई। अरहम खानज़ादा इसकी बात पर चौंका। वो गहरी सोच में गुम विंडो स्क्रीन पर नजरें जुमाए बैठी थी। अरहम ने हाथ बढ़ाकर इसे कंधे से हिलाया। वो बदक कर गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगी। अब वो सहमी सहमी निगाहों से अरहम को देखने लगी। चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका था। दुपट्टा गले में झूल रहा था। चेहरे पर भीगे बालों की लिटें चिपकी हुई थी। बाल खुले थे जो कुछ कमर साइड पर जा रहे थे। वो इसे सहमी निगाहों से देखते कोट को अच्छी तरह खुद पर लपेटे जैसे खुद इसकी निगाहों से छुपा रही हो। अरहम ने गहरा सांस लेकर अपने अंदर उठते अश्ताल को काबू पाया। वो इसके साथ अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी, मगर अब इसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसने ज़बरदस्ती बिठाया हो। वो इसे देखकर क्यों सहम रही थी? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो इसे गलत समझ रही थी। कहाँ जाना है तुम्हें? वो आपसे तुम पर आया। इस लड़की ने मजबूर कर दिया कि वो इससे सख्ती से पेश आए। अजीब सी लड़की थी। अरहम गुस्से से पीछे ताप खा कर रह गया। इसने एक नज़र अरहम को देखा, मगर बहुत गहरी नज़र इस पर डाली। अरहम इसकी गहरी नज़र पहचान गया। अभी से डर रही थी, अभी से तसल्ली से घूर रही थी। अरहम का बस नहीं चल रहा था कि उसे गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दे, जो अपनी हरकतों से जिज कर रही थी। कहाँ जाना है तुम्हें? अरहम खानज़ादा गुस्से से धाड़ा। वो सीट से उछलते इसके धाड़ पर लर्ज़ गई। अरहम ने गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाया। वो अपनी आंखें झपकते अपने आंसुओं पर मुश्किल ही से काबू पा रही थी। इसका बदन हल्का हल्का लर्ज रहा था। अरहम स्टीयरिंग पर माथे दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा। वो इसकी स्टीयरिंग पर मुक्का मारने पर एक बार फिर लड़स गई। देखो, तुम जब तक मुझे नहीं बताओगी तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें कैसे ड्रॉप करूँगा? प्लीज़ मुझे बताओ, अरहम ने बहुत नरमी से कहा। अरहम खानज़ादा का नरम लहजा सुनते इसने पुरसकून होते अपने आंसू साफ़ किए। अपने बहते आंसुओं को साफ़ करते इसने अरहम को देखा, जो काफ़ी नरमी से देख रहा था। मेरा घर, वो बात करते अटकी, फिर गहरा सांस लेके खामोश हो गई। अरहम मुट्ठी बींचे इसको बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जा सकती हूँ? उसने अरहम की आंखों में देखते अब की बार कॉन्फिडेंट से कहा। क्या मतलब? अरहम ने संजीदगी से पूछा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। मेरे पास एक छोटा सा घर था जिसमें मैं रह रही थी, वो मुझसे मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने छीन लिया है। मेरा मतलब इसने धोखे से मुझसे साइन करवा कर मेरे घर के पेपर्स हथिया लिए हैं। इसने मुझे इस टाइम घर से निकाल दिया। मैं आपकी गाड़ी से टकरा गई। अरहम ने काफ़ी संजीदगी और तहम्मुल से इसकी कहानी सुनी। जिस तरह इसने फरवानी से बिना रुके बात की थी, इससे तो कुछ ये साबित हो रहा था वो कहानी बना रही है। कहाँ रहती हो तुम? अरहम ने एक और सवाल किया। वो इस बार फिर से घबरा गई, मगर अगले ही लम्हे इसने अपनी घबराहट पर काबू पाया। अब वो इसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। जहाँ मैं आपको मिली थी वहाँ बहुत पीछे मेरा एक छोटा सा घर है। मैं बहुत गरीब हूँ। एक घर ही था जो मुझसे छीन लिया। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे नौकरी और रहाइश चाहिए। प्लीज़ मेरी मदद करें, बोलते जाइया लहजे में बोली। नाम क्या है? इसने एक्सप्रेशन से नोट कर लिया था वो झूठ बोल रही है। वो मजबूर ज़रूर थी मगर गरीब नहीं थी। इसकी ड्रेसिंग से साफ लग रहा था यहाँ की रहायशी नहीं है। इसकी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो रहा था इस इलाके की हरगिज़ नहीं है। क्या किया है तुमने? मेरा मतलब क्या तालीम हासिल किया? और हमने इसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा।